हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों से जीएस या जीके कैसे पढ़ा जाए इस संबंध में बताने की कोशिश की थी। आज मैं इसी संबंध में आप लोगों को बताऊंगा कि इतिहास कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि हम डाटा और कई पॉइंट्स, कई सूचनाओं के एक बड़े मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं और ऑप्शंस आने पर हमसे गलती हो जाती है। इसलिए पहले इसे एक स्वरूप में बांधना होगा, एक स्ट्रक्चर में, एक क्रमबद्धता में लानी होगी, क्योंकि इसी के आधार पर आप यह समझ पाइएगा कि यह इस घटना से पहले हुआ कि इस घटना के बाद हुआ। क्योंकि मैंने कल ही बताया था सिक्स सेंस की बात, इसमें अक्सर यह सिक्स सेंस इसी पर का आधारित होता है कि कौन सी घटना पहले हुई, इस घटना के पहले हुई कि बाद हुई। जैसे अक्सर हम गांव में या कहीं भी देखते हैं, ये बाढ़ आने से पहले हुई थी कि बाढ़ आने के बाद हुई थी, उसके मरने से पहले हुई थी कि ये उसके मरने, तब आप एक अंदाज लगा पाते हैं कि यह घटना कब हुई थी और इसी के आधार पर प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसीलिए इतिहास की क्रमबद्धता को समझने के लिए, इसकी क्रमबद्धता को एक सिस्टम में लाने के लिए कुछ ईस्वी हैं, उनको याद रखना जरूरी है। कारण कि इसी के आधार पर आप पूरे इतिहास का एक स्ट्रक्चर बना पाएंगे। आज मैं आप लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से पहले कि तमाम ईस्वी और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इतिहास की प्रारंभिक जानकारी जान सकें। इसलिए इतिहास की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए मैंने कुछ ईस्वी में बांधने की कोशिश की है। आप इस पर गौर करेंगे और इन्हीं चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे। पाषाण काल सिंधु सभ्यता से बहुत पहले से ही शुरू हो गया है। ये लगभग 3 लाख और उससे पहले से चला आ रहा क्रम है। ये पाषाण काल की बात हम इसे प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद से हम देखते हैं कि इतिहास का हमारे पास एक स्पष्ट व्यू और पुरातात्विक साक्ष्य और तमाम चीज़ें मिलने लगती हैं, जिससे हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के तमाम चीज़ों को जान पाते हैं। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से होती है। हमें केवल 2500 ईसा पूर्व याद रखना है। एक पॉइंट, 2500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की शुरुआत। फिर दूसरे पॉइंट में हम याद रखेंगे 1500 ईसा पूर्व में आर्य आगमन और 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत। यहाँ देखिए 25 है, फिर 10 साल कम है 15 है, 1000 साल कम 15 है, फिर 500 साल कम उत्तर वैदिक काल है। फिर उसके बाद 663 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होता है और 320 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। इन पांचों को केवल याद रखेंगे तो ईसवी सन से पहले की तमाम घटनाओं को आप एक सूत्रबद्ध कर पाइएगा। तब जाके आप सिंधु सभ्यता के तमाम घटनाओं को, फिर आर्यों के आगमन की तमाम घटनाओं को, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध जन्म और मौर्य वंश, तमाम चीज़ों को आप एक स्ट्रक्चर में बांध पाइएगा। तब आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको वहाँ जाके आपको एक फीड होगा, वहाँ जाके डाटा आपका स्थिर रूप से लगेगा, क्योंकि आपके मन में होगा कि इससे पहले हुआ कि बाद हुआ। इस तरह से हम समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ जब 0 पे आते हैं, ईसवी सन का प्रारंभ होता है। इससे पहले हम तमाम घटना, ईसा के जन्म से पहले की तमाम घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा के बाद की घटनाओं को ईसवी सन के रूप में जानते हैं। यहाँ हमें केवल 5 चीज़ों को याद रखना है: 2500, 1500, 1000, 663, 320। ये उंगली पर याद रखना है। बस इस 5 पॉइंट्स को याद रखना है और हम इससे पहले के इतिहास के एक स्पष्ट रूपरेखा बन जाएगी। तब हम आगे की घटनाओं को समझ पाएंगे। इस तरह से आप 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। यहाँ पर याद रखना है 320 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है और ठीक बाद उसके बाद 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। यहाँ पर इसी पर 320 ईसा पूर्व में मौर्य वंश और यहाँ 320 ईस्वी में गुप्त वंश। यहाँ पर ईस्वी के चक्कर में नहीं पड़ना। इतिहास में है कहीं 320, कहीं 319, कहीं 321, इस विवाद में नहीं पड़ना है। ये याद रखने के लिए आपको सहूलियत के हिसाब से ये 320 बताया गया है, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद की महत्वपूर्ण घटना है हर्षवर्धन का सत्ता प्रारंभ 606 ईस्वी में होता है। वहाँ हम 5 की बात किए थे। यहाँ 6ठे नंबर पर 320 ईस्वी गुप्त वंश की स्थापना को याद रखना है। 7वें नंबर पे 606 ईस्वी हर्षवर्धन का सत्ता प्राप्ति को याद रखना है।
फिर 8वें नंबर पर 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध द्वितीय को याद रखना है, और 1206 में सल्तनत काल प्रारंभ होता है, और 10वां है 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद यूरोपीय कंपनियां और यूरोपीय तमाम चीज़ें भारत आती हैं, और यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। हम आधुनिक काल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी लेकिन आपको इन 11 पॉइंट्स को याद रखना है और एक हायरार्की को समझते हुए कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों को हम अपने जहन में उतारें और समझने, याद रखें, और अधिक से अधिक इसको मन में रिवाइज करें। विवादों में नहीं फंसना है, और काफ़ी ढंग से इन 11 पॉइंट्स को ही केवल अगर याद रख लेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हम अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद बहुत से घटनाएं आती हैं, और घटनाएं गुप्त वंश से जुड़ी घटनाएं होंगी, हर्ष, और उसके बाद राजपूत काल की घटनाएं होंगी, फिर तराइन के युद्ध के आसपास की घटना, सल्तनत काल में की बातें, पानीपत का युद्ध, उसके बाद मुगल काल की शुरुआत होती है, औरंगजेब की मृत्यु से पहले की तमाम चीज़ें। इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस 11 ईस्वी को हमें याद रखना ही है। इसके बाद की ईस्वी को आप नहीं याद रखिए, कोई बात नहीं। कारण ये कि इससे आप अनुमान लगा सकिएगा कि यह पानीपत के युद्ध से पहले हुआ कि बाद हुआ, तराइन के युद्ध से पहले हुआ कि बाद हुआ, या हर्षवर्धन की सत्ता प्राप्ति के बाद महमूद गौरी, महमूद गजनबी और कई ऐसे आक्रांताओं से भारत परेशान था। उनकी तमाम चीज़ों को आप आराम से जान सकेंगे, और हम अगले क्लास में आधुनिक काल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही समझें और इसके विस्तार से पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश, कहानियों की तरह एकदम लगेगा जैसे कि आप इतिहास नहीं, दादा दादी की कहानी समझ रहे हैं। हाँ, आप यह कभी नहीं सोचेंगे कि हमें यह याद रखना है। जहाँ आपको पता होगा, जिसको आप जितना पकड़ने की कोशिश कीजिएगा वो उतना छूटता है। इसीलिए पकड़ने की बजाय उसे आप अपनाने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा, और आप प्रिडिक्शन की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको अंदाज़ लग जाएगा कि यह घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। उसके बाद इतिहास में बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से युद्ध हैं। आप आराम से इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लीजिएगा कि यही होगा, क्योंकि आपके जहन में ये 11 पॉइंट्स का डाटा काफ़ी सहूलियत देगा। और आप इस वीडियो को जितना लाइक करें, जितना शेयर करेंगे, आपको उतना लाभ होगा। इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और जितना अधिक आप इसमें जुड़िएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत और एनर्जी के साथ और बेहतर ढंग से आप लोगों को इतिहास की समझा सकूँ।